नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग पॉलिटी का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। आज पॉलिटी के करंट अफेयर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण आरबीडी अधिनियम 1969 के विषय में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण क्या है। ठीक, खबरों में क्यों है पहले ये जान लीजिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में जो हुआ था संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सत्र क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन क्या हो सकते हैं? ठीक, प्रस्तावित संशोधन इसमें जीवन के लगभग हर क्षेत्र जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज ये है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जारी करना इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव किया गया है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में भी आपको काम आएगी कि जन्म प्रमाण पत्र हमें कब कब आवश्यकता है और कहाँ पे लगेगी। तो वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम अगर लगवाना हो तो, केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो, और ड्राइविंग लाइसेंस की अगर हम बात करें तो, पासपोर्ट जारी करना हो तो, इन सब के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव इस दस्तावेज में है। ठीक, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा कि वे मृत्यु का कारण बताते हुए मृत्यु के प्रमाण पत्र की एक प्रति मृतकों के रिश्तेदार या स्थानीय रजिस्ट्रार को भी प्रदान करें। नागरिक पंजीकरण प्रणाली की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए जन्म का पंजीकरण स्तर 2010 में 82% से बढ़कर 2019 में 92.7% 92.7% हो गया है। मृत्यु संबंधी पंजीकरण स्तर 2010 में 66.9% से बढ़कर 2019 में 92% हो गया है। ये जो डेटा हम दे रहे हैं ना, ये यूपीएससी में नहीं आएगा। ठीक, पढ़ाना है, कवर करना है, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, वो अलग की बात है, लेकिन नहीं आएगा। आया था तो मैं खुद लिख के बता देता कि हाँ, ऊपर की लाइन जैसे मैंने बताया जन्म प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ लग सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, CRS RGI के परिचालन नियंत्रण के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। ठीक, आगे संशोधन की आवश्यकता की बात करें, क्यों पड़ी? तो प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म मृत्यु का डेटाबेस बनाए रखने में सक्षम होगा, पहली चीज। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जन्म मृत्यु डेटाबेस जो कि RGI के पास उपलब्ध होगा, उसका उपयोग जनसंख्या रजिस्टर, चुनावी रजिस्टर और आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि डेटाबेस को अपडेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यदि संशोधन को लागू किया जाता है तो केंद्रीय राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट या अद्यतन करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकता है, जिसे पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और 2015 में डोर टू डोर गणना के माध्यम से संशोधित भी किया गया। ठीक, आगे कह रहा है NPR में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटा बेस है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। देखिए, NRC कभी कभी जो छोटे एग्जाम होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन आ जाता है, NRC का फुल फॉर्म बता दीजिए। GS में पूछने के लिए ये पूछ सकते हैं कि NRC का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। ठीक है, आगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ RDB 1969 में भारत में जन्म मृत्यु के पंजीकरण कराना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अधिनियम के साथ अनिवार्य है और इस प्रकार का पंजीकरण घटना के स्थान पर किया जाता है। RBD अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण तथा उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखते हुए सुविधा तंत्र स्थापित किया है। प्रत्येक राज्य में नियुक्त एक मुख्य रजिस्ट्रार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी प्राधिकारी होता है।
अधिकारियों का एक पदक्रम जिला और उससे निचले स्तर पर यहाँ काम करता है। इस अधिनियम के तहत नियुक्ति महापंचायत आरबीडी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आरबीडी का फॉर्म, अधिनियम के कार्यान्वयन के समन्वय और एकीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा। देखिए एक चीज और बता देते हैं आपको कि ये मत सोचिएगा यहाँ से आएगा नहीं, यहाँ से यूपीएससी में ही आएगा, ये याद रखिएगा। या तो फिर मेंस में आएगा, और अगर प्रीलिम में कहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के, तो वो यूपीएससी में ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए 200% यकीन रखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। वो स्टेट एग्जामों में नहीं पूछता, अलग की बात है। खबरों में क्यों है, खबर में क्यों है पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा। हाल ही में सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन करने के लिए पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा पेश किया। यह मसौदा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको तैयार किसने किया है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सी चीजें, पशु क्रूरता निवारण, ठीक। आगे प्रस्तावित संशोधन क्या है, वहशीता, बेस्टिलिटी एक अपराध है। वहशीता या बेस्टिलिटी एक अपराध है। मसौदे में जो क्रूरता मतलब होती है ना, क्रूरता को ही जो है आप वहशीता, बेस्टिलिटी, भद्रता, मतलब भद्रता तो दूसरा हो जाता है, आई थिंक विविधता, क्रूरता एक ही चीज़ है ना। मतलब मान लीजिए सपोज दैट आपको क्रूरता के एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे वो लड़का था, क्या नाम उसका, जो अभी कांड हुआ था, हाँ श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, आफ्ताब नाम का लड़का जिसने 35 टुकड़े किए थे, वो क्रूरता की श्रेणी में आता है। एक होता है मारना, मार दिया चले गए, लेकिन एक होता है कि एक एक अंग को अलग कर करके, एक छिन्न भिन्न करके, वो क्रूरता कहलाती है, ठीक है, क्रूर नजर से देखना। तो मसौदे में वही क्रूरता की नई श्रेणी के तहत अपराध के रूप में पशुओं को शामिल किया गया है। और ब्रेस्टियलिटी, जिसे मैंने पढ़ा, ब्रेस्टियलिटी का अर्थ है मनुष्य और पशु के बीच किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि या यौन संसर्ग या विभीत क्रूरता को एक ऐसा कार्य जो पशुओं को अत्यधिक दर्द और पीड़ा देता है तथा ऑक्सीजन विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान सुनिए, इस जाहिल दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि, अब सोचिए इसमें सीधा सीधा लिखा है कि किसी भी प्रकार के यौन गतिविधि का, यौन संसर्ग मतलब कि पशु तक को भी नहीं छोड़ते हैं यौन संबंध बनाने में। आप सोचने में, अब सोचे बोलने में ये इस लेवल पे है, सोच के देखिए कि ये लोग करते कैसे होंगे। कि बहुत सारे ऐसे कुछ, ये सब गांव स्तर पे नहीं, शहरों स्तर में भी बहुत सारी चीज़ें प्रचलन में हैं। रात के अंधेरे में कहीं पर भी गाय अपनी हवस मिटाने के लिए और विभिन्न प्रकार के पशु टहल रहे होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इतने समझदार हैं ही, खुल के क्या ही बोले इसमें, लेकिन उनको इसमें शामिल किया गया है कि इन टाइप की जो क्रूरता करते हैं लोग ना, उसको भी हटाया जा सके, ठीक है। या आपने देखा होगा कभी कभी चलते चलते में रास्ते में जा रहे हो, मस्ती मस्ती में एक डंडा मार देते हैं, कुत्ते की टांग टूट जाती है, या बहुत प्रकार की चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी होती रहती है आज के टाइम में, ठीक। तो विभिन्न क्रूरता के लिए दंड की बात करें तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस क्षेत्र के पशु चिकित्सकों के परिश्रम से, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस क्षेत्र के पशु चिकित्सकों के परामर्श से, जो डॉक्टरों की टीम होती है उनके परामर्श से न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इससे बढ़कर 75,000 रुपये कर दिया गया है। मतलब अभी तक ये था कितना, 50,000, अब इसे 75,000 रुपये कर दिया गया है। या जुर्माना राशि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जो भी मतलब इनमें से जो भी अधिक हो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट इसको दे सकता है, या अधिकतम 1 वर्ष की कारावास या 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक। पशु हत्या के लिए दंड की बात करें, जुर्माने के साथ अधिकतम 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। सामुदायिक पशु क्या होते हैं, सामुदायिक पशुओं के मामले में स्थानीय सरकार उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी। स्थानीय सरकार का मतलब होता है जो गांव के मुखिया होते हैं ना, पंच चुने जाते हैं, मुखिया चुने जाते हैं, प्रधान जिसे बोलते हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। मसौदा प्रस्ताव में सामुदायिक पशु को एक समुदाय में पैदा होने वाले पशु के रूप में पेश किया गया है, जिसके लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित जंगली पशुओं को छोड़कर किसी स्वामित्व का
दावा नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें परिभाषित की गई हैं। तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भी शामिल कर लिया गया है। प्रशुकुरता निवारण अधिनियम 1960 क्या है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं, लेकिन ये समझ लीजिए एक प्रकार से इन्वायरमेंट को भी वहाँ से ले लिया गया है। आप सोचिए कि पॉलिटी को ही इंटरलिंक करिए। सोचिए 1972 का WPA वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने ऊपर देख लिया, वो भी इसमें आ गया। उसके बाद ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ये भी इन्वायरमेंट में आ जाता है कहीं 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 कहीं, क्या है मतलब। और पॉलिटी में हम देखिए इसको पढ़ ही रहे हैं अधिनियम के अंतर्गत, तो लिंक करेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुंचाने या पीड़ा देने से रोकना है, जिसके लिए अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई थी। यहाँ पर स्टेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यूपी PCS में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी, क्योंकि वहाँ फैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। यह अधिनियम पशुओं के विभिन्न रूपों को परिभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए पशुओं पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है, ठीक। आगे कह रहा है, पहले अपराध के मामले में कह रहे हैं कि पहले अपराध के मामले में जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन या 50,000 रुपये तक हो सकता है। पिछले अपराध के 3 वर्ष के भीतर किए गए दूसरे बाद के अपराध के मामले में जुर्माना 25 रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन यह 100 रुपये तक हो सकता है, या 3 महीने तक कारावास की सजा भी हो सकती है। यह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए पशुओं पर प्रयोग से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी, पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा है कि अधिनियम पशुओं की प्रदर्शनी या पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधान भी करता है। आगे असम मेघालय सीमा विवाद, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग असम मेघालय सीमा विवाद, लेकिन हमने जैसा कि बताया है 2-2 टॉपिक हम लोग अगर एक में डिस्कस करते हुए चलेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। 2 से 3 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन 12 से 15 मिनट की वीडियो होनी चाहिए और 5-6 घंटे लगेंगे मुश्किल से हार्डली इसको कंप्लीट करने में, पूरा करंट अफेयर दिसंबर तक का, ठीक है। और उसके बाद अभी जो 3-4 महीने का बचेगा उसमें 1-2 घंटे और लग सकते हैं। अगर कंप्रेस करके बात करें तो 1.5 पे आप करके देखेंगे तो 4-5 घंटे में आपका पूरे साल भर का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट जो आना ही है। देखिए 100 क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, तो वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए कहा जाता है सिलेक्टेड कंटेंट, और एक ही चीज को बार बार पढ़िए तब जाके सिलेक्शन होगा। बाकी पढ़ने वाले भैया पढ़ रहे हैं, आप किताबों का भंडार लगा दीजिए, हम तो IEC कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। बाकी ज्ञानबाजी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।